नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आस्था का प्रसिद्ध केंद्र है। स्वामी हरिदास की पुकार सुन स्वयं विराजे श्री कृष्ण के दर्शनों को भक्त देश विदेश से यहां आते हैं। लेकिन अब यह स्थान विवादों में है, विवादों में घिरा हुआ है। बांके बिहारी तो सबके हैं, लेकिन वृंदावन के गोस्वामी परिवार और सरकार के बीच कानूनी जंग छिड़ी हुई है और इस तकरार का कारण है बांके बिहारी कॉरिडोर। जी हां, बांके बिहारी कॉरिडोर। आज हम इसी पर बहस करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। एक पक्ष गोस्वामी परिवार से है तो दूसरा पक्ष सरकार का है। दोनों अड़े हुए हैं। सरकार विकास की दुहाई दे रही है, गोस्वामी परिवार इतिहास के सबूत दिखा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है। आखिर ये पूरा विवाद क्यों है? आज इसी पर स्टूडियो में होगी बड़ी बहस और मेरे साथ तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं मेरे दोनों तरफ। जोरदार तालियों से मैं कहूंगा हमारे साथ जो दर्शक हैं इस वक्त वो स्वागत करें मेहमानों का। लेकिन बांके बिहारी मंदिर का मामला कहां तक पहुंचा, ये आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये सिर्फ विवाद की बात नहीं है, धरोहर संस्कृति की भी बात है। लेकिन इस वक्त इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले सभी दर्शकों को वो खबर हम बता देते हैं। खबर है सुप्रीम कोर्ट से वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यह खबर आ रही है, जहां बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। यूपी सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया। यूपी सरकार के अध्यादेश पर रोक जारी रहेगी। मामले के निपटारे तक अयोध्या पर रोक रहेगी। वृंदावन में कॉरिडोर बनाने से जुड़ा है यूपी सरकार का यह अध्यादेश, जिसको लेकर मामला अदालत में है और अदालत ने अगले आदेश तक के लिए से सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए, यह अदालत से, यह कोर्ट से आज अपडेट इसलिए है कि कोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई थी। तो एक बड़ा सवाल यह है कि बांके बिहारी मंदिर पर कंट्रोल या फिर सरकार का कॉरिडोर। सारे विवाद में यही मूल है। जरा इसको भी समझें, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप सभी को हम ये बता देते हैं पूरा मामला है क्या। तो आपके सामने कुछ जानकारी। यूपी सरकार वृंदावन में कॉरिडोर बनाना चाहती है। कॉरिडोर के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के तहत मंदिर को चलाने के लिए ट्रस्ट बनेगा, यह सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया। मंदिर को संभाल रहा गोस्वामी परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इस मामले को लेकर। गोस्वामी परिवार का दावा कि मंदिर पूर्वजों का निजी मंदिर है और इसी आधार पर वो अदालत में सरकार के इस योजना के खिलाफ खड़े हैं। तो उस पक्ष को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि गोस्वामी परिवार का तर्क क्या है, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कहा क्या जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर टिप्पणी अब तक की क्या है, वो भी जल्दी से एक नजर उस पर हम डालेंगे। लेकिन सबसे पहले यह भी हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में, अगर ये बांके बिहारी का मंदिर का मामला सिर्फ कॉरिडोर का मामला नहीं है, जैसा कि गोस्वामी परिवार कह रहा है कि इतिहास है, यह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास क्या है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे समझना तमाम दर्शकों और भक्तों के लिए जरूरी है। कुछ मोटी बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस इतिहास से जुड़ी हुई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर जो है, इसमें श्रद्धालु पूरी दुनिया से, पूरे देश से आते हैं और 500 साल पुराना यह मंदिर है। और देखिए, बांके बिहारी मंदिर निजी संपत्ति कैसे, यह भी कोर्ट ने सवाल उठाया था जब मामला कोर्ट में गया था। जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं वो निजी कैसे हो सकता है, यह अदालत की तरफ से कहा गया। मंदिर का प्रबंध निजी हो सकता है लेकिन देवता निजी नहीं हो सकते, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। धार्मिक स्थल को निजी कहना एक भ्रम है। तो यह तो बात हो गई कोर्ट की, अदालत में जो यह मामला गया है। अब इतिहास की बारी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो 500 साल से भी पुराना मंदिर है ये। स्वामी हरिदास 16वीं सदी के संत कवि रहे और स्वामी हरिदास कृष्ण महिमा का गान करते थे। श्री कृष्ण राधा रानी के निधिवन में दर्शन दिए उनको, यह मान्यता है। ये कहानियों में, कथाओं में हम सुनते आ रहे हैं सदियों से। भगवान ने मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। पहले मूर्ति को कुंज बिहारी के नाम से जाना गया, बाद में बांके बिहारी के रूप में इसकी ख्याति हुई। शुरुआत में बांके बिहारी की मूर्ति हरिदास आश्रम में रही। भक्तों की भीड़ की वजह से 1864 में, जी हां, 1864 में वर्तमान मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज भी हम देखते हैं। और भरतपुर के राजा जगत सिंह के सहयोग से यह मंदिर बना। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें, जो इतिहास से जुड़े हुए तथ्य थे।
अब आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका हम परिचय करा दे। देखिए रजत गोस्वामी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सेवायत जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर के हैं, स्वागत है आपका। मृदुलकांत शास्त्री संस्थापक ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। विष्णु शंकर जैन वकील जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एनके गोस्वामी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। अब दूसरे पक्ष की बात करें, दिनेश गोस्वामी जो कि पूर्व सदस्य हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंध कमेटी के, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। दिनेश फलाहारी अध्यक्ष जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक राय एडवोकेट और साथ ही इशिका तनेजा जो कि सनातन प्रचारक है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। तो हम इस सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और इनसे हम सवाल भी रखेंगे। साथ ही हमारे साथ तमाम दर्शक भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जिनके सामने ये पूरी बहस हम रखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रजत गोस्वामी जी आप ही से है कि इस पूरे मामले में विवाद की जड़ है कहां, आपकी समझ में क्या है? देखिए, जो अभी आपने बताया कि मंदिर प्राइवेट कैसे है और स्वामी हरदास जी के महाराज के बारे में, जिस समय ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ निधिवन में और उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी कि उनको यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में लाया जी। बांके बिहारी मंदिर का रेनोवेशन हुआ 1864 में। मंदिर उससे पहले से ही एग्जिस्टिंग में था, इसके कई सारे प्रमाण हैं। जहाँ तक मंदिर की भूमि के बारे में बात है, 1598 में पूरे ब्रजमंडल के साथ में आसपास के जो राज्य थे वहाँ पर भी अकबर के समय में हिंदू मंदिरों के लिए जमीन और फंड दिया गया और उनसे ये आग्रह किया गया अकबर की तरफ से किया गया कि ये फंड्स जो है और ये मंदिर जो है जगह जो हम दे रहे हैं, इससे आप अपना मंदिर बनाइए, अपना जीवनोपार्जन कीजिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए जो है आप प्रार्थना कीजिए अपने ईश्वर से, संपत्ति आपकी होती है। जहाँ तक 1864 की बात है, ये मंदिर का रेनोवेशन गोस्वामियों ने 13 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद में ये स्वयं के पैसे से ये मंदिर का निर्माण कराया गया। और उसके बाद में जिस समय औरंगजेब आक्रांता यहाँ पर आया, हमारे ठाकुर चल हैं, ये और मंदिरों के जैसे स्थिर नहीं है कि एक ही जगह पर बैठे रहें या एक ही जगह पे खड़े रहें। बाकायदा इनका बेड है 3x6 का, बहुत प्रॉपर बाहर आते हैं अंदर आते हैं। यही कारण है कि कुछ एक विशेष उत्सवों पर ठाकुर जी का बाहर अंदर आना जाना होता है। तो बात इस चीज़ की आ जाती है कि मंदिर प्राइवेट है या नहीं है। सरकारी तथ्य जो कहते हैं ये केवल और केवल एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये पब्लिक टेम्पल नहीं है, ये प्राइवेट टेम्पल है, या प्राइवेट टेम्पल नहीं है कि ये पब्लिक टेम्पल है। ये 100% प्राइवेट टेम्पल है, इसके प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं। अगर आप सरकारी जो है कागजों को देखें तो जिस भूमि पर है, ये जो सरकार ये इस तरीके की भ्रांति फैला रही है कि ये गोविंद देव जी खेवट है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि इसमें 20वां गोविंद देव जी खेवट का है। बाकी जो बचा हुआ है उसमें जो कई सारे चक हैं जो कि 3 मंदिरों के नाम से हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अगर बांके बिहारी की बात करें, ये मंदिर ये प्राइवेट है, जबकि कोर्ट ये कह रहा है कि प्रबंधन प्राइवेट हो सकता है, भगवान कैसे प्राइवेट? जी नहीं, बिल्कुल मंदिर भी ये भगवान कैसे प्राइवेट? नहीं, भगवान तो सबके हैं। भगवान जो हैं वो अब सबके हैं। कहने के लिए मुझसे किसी ने पूछा था कि गांधी जी की फोटो जो है हर एक नोट पर है, तो क्या गांधी जी से जो है संबंधित जितनी भी संपत्तियां हैं वो सार्वजनिक हो गई? नहीं, तो बात तो यही ना, गांधी जी तो पूरे देश के हैं। नहीं, गांधी जी पूरे देश के हैं, वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन गांधी जी का परिवार कोई आके कह दे कि गांधी जी हमारे एकाधिकार, तो गांधी पे किसी का नहीं है, देश की नहीं है। वो उनके रक्त बीज से उत्पन्न जो लोग हैं, जो उनकी वंश परंपरागत से हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये आता है। और मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर प्राइवेट नहीं है, ये मंदिर 100% प्राइवेट है। तो आप ये साफ कह रहे हैं कि ये मंदिर को अंदर छूने का, उनकी सेवा का अधिकार ये गोस्वामियों के प्राइवेट अधिकार हैं, इसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं। ठीक, बहस इसी की है रजत जी की, सेवा का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार, मैनेजमेंट का अधिकार, ये तो हो सकता है, लेकिन भगवान को लेकर यानी कि बांके बिहारी को लेकर जिस अधिकार का दावा किया जा रहा है उस पर क्या? इस पर हम दूसरा पक्ष भी समझेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत ही क्लियर लाइन खींच दी और शायद दर्शकों को भी इसको समझने में आसानी होगी कि आपका मानना है कि यह प्राइवेट मंदिर है। तो देखिए, बांके बिहारी कॉरिडोर पर हुआ क्या, यूपी सरकार एक अध्यादेश लेके आती है
और उसके बाद से ये सारा मामला चलता है। कॉरिडोर बनाने को लेकर अध्यादेश में क्या था ये भी देखिए। मंदिर के मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा, यह अध्यादेश में कहा गया। ट्रस्ट में 11 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। नॉमिनेटेड ट्रस्टी संत, महंत, विद्वान, मठाधीश होंगे और नॉमिनेटेड ट्रस्टी में 2 सदस्य गोस्वामी परिवार से भी होंगे। ट्रस्ट में 7 सदस्य पदेन अधिकारी होंगे और पदेन अधिकारियों में डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त ये शामिल होंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब दूसरे पक्ष की बारी आती है, क्योंकि अब हमने सुना बहुत साफ कि इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा का पूरा मंदिर प्राइवेट है। तो फलाहारी जी अब बताइए, ये प्राइवेट है या पब्लिक है? ये देश का है, जनता का है, या फिर ये किसी एक परिवार विशेष का है? फलाहारी जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मंदिर में जो सेवायत हैं, सेवा की जिम्मेदारी इन्हीं की है, लेकिन रास्ते छोटे हैं, भीड़ आप अपने कैमरे में देखिए, भीड़ का दबाव बढ़ जाता है, 4 नंबर कैमरा, भीड़ का दबाव बढ़ जाता है, तो वहाँ जनता की दम घुटती है, घटनाएं हो जाती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार को लेनी पड़ती है। तो सरकार से वहाँ के संत समाज ने मांग की थी कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ ये जो छोटे छोटे रास्ते चौड़े हो जाएं और एक विशाल स्थान बने जिससे लाखों लोग वहाँ उपस्थित हो सकें। तो सरकार ने ध्यान दिया, योगी जी कई बार आ चुके हैं, तो योगी जी ने एक प्रोजेक्ट पास किया कॉरिडोर का। तो सभी का उद्देश्य यही रहता है कि ये घटनाएं ना हो। सेवायत का अधिकार तो इन्हीं का है, सेवा यही करेंगे, जो भी धन संपत्ति आएगी इन्हीं की है, लेकिन व्यवस्थाएं संभालना किसी एक आदमी की बस की नहीं है। इस वजह से रास्तों को चौड़ा करने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए, सुलभ शौचालय बनाने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई थी। इस वजह से कॉरिडोर की मांग जनता ने भी की थी। नहीं, कॉरिडोर को लेकर मुझे लगता है कि चलिए इस पर तो एक आम सहमति बनाई जा सकती है, लेकिन असल मूल जो प्रश्न उन्होंने उठाया भी है यहाँ पर, और कोर्ट ने भी पूछा कि भाई भगवान बांके बिहारी प्राइवेट कैसे हो सकते हैं? मतलब दिनेश गोस्वामी जी, आपसे मैं पूछूं कि कथा वाचन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम करते हैं, और कल को आप कह दें कि ये भजन हमारा है, ये निजी है, क्या ये संभव है? देखिए, क्या ये तर्क सही लगेगा? देखिए, आज ये सब चीज़ें क्यों आई? धीरे धीरे जैसे पूरे इंडिया के अंदर सड़कें बनी, वहाँ भी तो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ। अगर ये ज़मीनों का अधिग्रहण करके और ये सारी सड़कें नहीं बनाई जाती तो आप 1 फुट भी नहीं चल पाते 1 घंटे के अंदर। पहले क्या था, बांके बिहारी मंदिर में मैंने खुद अपने बचपन में देखा है कि हम उसमें कलामुंडियाँ खाते थे, लोग बहुत कमाते थे। धीरे 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 और भीड़ बढ़ने लगी, और इस कोरोना के बाद तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो हमारा ये प्राइवेट मंदिर है, निजी मंदिर है, वो ठीक है, मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ, पर हमारा उसके प्रति कर्तव्य क्या था? हम उसको अपग्रेड करते। हमने आज जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रबंधन की। हमने कभी भी प्रबंधन को चलने ही नहीं दिया, हमेशा प्रबंधन का नाश किया, उसको हमेशा दबा के रखा। 12 साल पहले दब के रखा और 2013 से 2016 तक चला, वो भी उसमें लड़ाई झगड़े जिसमें रेहत गोस्वामी भी थे। फिर 2016 में फिर प्रबंधन हुआ और प्रबंधन अपना कोई काम भी नहीं कर पाया, उसको फिर दबा दिया गया। नहीं, तो आप कह रहे हैं जो मौजूदा प्रबंधन है उसमें खामियां इस वजह से? बिल्कुल, ये जो हुआ है उसका पूरी तरह जिम्मेदार वहां प्रबंधन नहीं होना। भाई इतनी भीड़ हो गई, 20-22 करोड़ आदमी जो मारे आए, उनका प्रबंधन कोई तो करेगा। मृदुल कांत जी, अब तो जवाब आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो 2022 में जो घटना हुई उसके बाद से ही ये सारी बहस सामने आती है। अब सवाल यहाँ है कि देश के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका प्रबंधन सरकारों ने किया। कॉरिडोर बना, हम काशी विश्वनाथ में भी देख रहे हैं, कॉरिडोर बना, उसमें समय लगा, लेकिन आज उस कॉरिडोर की वजह से लोगों को, भक्तों को बड़ी सुविधा हो रही है। ये सुविधा मृदुल कांत शास्त्री को क्यों खटकेगी, मेरा ये सवाल है। और दूसरा कि भजन कीर्तन तो जनता का है, देश का है, भक्तों का है, तो मंदिर भगवान भक्तों के क्यों नहीं? वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या संपत्ति कैसे? ये सुविधा मृदुल कांत शास्त्री को नहीं खटकेगी। सारे ब्रजवासियों का एक प्रश्न है, फाइल लेकर आया हूं, अब उसके बाद उत्तर दें। दिनेश गोस्वामी और दिनेश फलाहारी, 197 मंदिर छीने जा रहे हैं। केवल बांके बिहारी जी की बात नहीं हो रही है,
बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, मथुरा सब छीना जा रहा है। अगर ये प्राइवेट नहीं है तो जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तब राधा वल्लभ, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, इन सब मंदिरों के गोस्वामी ही इन मूर्तियों को लेकर कामा क्यों गए राजस्थान? तब कहां थी सरकार? तब कहां थे ये सारे समाज सेवी जो आज डिबेट में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं? उस समय केवल गोस्वामियों ने संघर्ष किया है, कामा में रखा है। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी विराजमान है। क्यों है? क्योंकि सेवायत लेकर गए। अन्य मंदिरों के कॉरिडोर की जो बात आप कर रहे हैं रवि जी, उन जगह पुजारी की व्यवस्था है, यहाँ सेवायत की व्यवस्था है। सेवायत किसको कहते हैं? दिनेश गोस्वामी जी मुझको उत्तर दे दें। सेवायत कहते हैं जिसकी रिप्लाई एक मिनट रुकिए दिनेश जी, अपनी बारी पर बोलिएगा। जिसकी परंपरा हो, जिसका निजी मंदिर हो, वो सेवायत होता है। बरसाना, गोवर्धन, ये सब सेवायत हैं। और सरकार एक एफिडेविट देती है रवि जी, उसमें 197 मंदिर और मंदिरों की प्रॉपर्टीज का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। और केवल मैनेजमेंट नहीं, उनके डोनेशन का मैनेजमेंट भी सरकार लेना चाहती है। तो सरकार के ऊपर प्रश्न तो उठेंगे, एफिडेविट के साथ है। साथ ही पिछले मंगलवार को ये अब देखिए, अब आप ही की बात से एक सवाल आ गया ना, आप ही की बात से आ गया कि प्रबंधन सरकार के हाथ में जा रहा है, उससे परेशानी है या फिर कोई और परेशानी है? जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, भाई अगर वहां पर लोग आते हैं और अच्छी सुविधा मिलती है, आराम से आते हैं, ज्यादा संख्या में आप आते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहां इसी बहस में अभी थोड़ी देर पहले यह सवाल उठा कि भाई ये व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई, तभी तो सरकार को आना पड़ा। वही मेरा कहना। एक मिनट मुझे देंगे। डेवलपमेंट से किसी को कोई समस्या नहीं है। हमारे सनातन में हमेशा उच्चतम विकास की बात की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंदिर पहले भी बार बार जगह नहीं बदलता। निधिवन से अलग अलग स्थानों पर होते हुए आज ये रजत जी और दिनेश जी बताएंगे 7वें स्थान या 8वें स्थान पर मंदिर है। मेरे मूल प्रश्न का जवाब दिए। जहां जहां सरकार ने प्रबंधन लिया, कॉरिडोर बनाए, क्या वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है? ये सवाल हम पब्लिक से भी पूछेंगे क्योंकि सभी लोग जाते हैं। सीधा एक प्रश्न करता हूं रवि जी, अभी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जो भगदड़ हुई वो कॉरिडोर के बाद हुई या कॉरिडोर से पहले हुई? मुझे केवल इसका उत्तर दे दें। जो महाकाल में मूर्तियां गिरी वो कॉरिडोर, तो ये सवाल तो ऐसी घटनाओं में सवाल हम सरकार से पूछते हैं। क्या गोस्वामी परिवार से हम ये सवाल पूछेंगे कि 2 लोगों की मौत होती है 22 में? जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं भी देता हूं। क्या वो जिम्मेदारी आप लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं जवाब देता हूं। इल्जाम जाता है एज ए उपाध्यक्ष मंदिर प्रबंध कमेटी का, इसका जवाब मैं देता हूं। किस तरीके से ये सरकार जो है वो कॉरिडोर की भूमिका को लेकर आई, ये समझना यहाँ की जनता और आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की जनता का समझना बहुत आवश्यक है। बात जहां तक आती है कि ये 2 लोग मरे, तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, अभी दिनेश गोस्वामी जी ने कहा कि 2016 से मंदिर के अंदर प्रबंधन नहीं है। मंदिर की मैनेजमेंट ऑफ स्कीम 39 के सूट के डिक्रीड ऑर्डर है कि मंदिर का मैनेजमेंट या तो 7 लोगों का एक ट्रस्ट संभालेगा, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह सेम मैनेजमेंट ऑफ स्कीम उसी लाइन ऑफ एक्शन पर सिविल जज जूनियर डिवीजन संभालेगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन 2016 से टिल डेट आज तक मंदिर के डे टू डे रेनोवेशन की व्यवस्था, वहां के फंड्स की व्यवस्था, वहां के मैनेजमेंट की व्यवस्था आज तक संभाल रहे हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन अपनी तरफ से पिछले 20 साल 25 साल से मंदिर में होने वाले जितने भी उत्सव हैं उनके लिए रिटर्न आदेश और रिक्वेस्ट ऑब्लिक कह के बोल रहा हूं, ये पूरे प्रशासन को जो है वो भेजते हैं, जिसके अंतर्गत डीएम भी होते हैं, एसपी भी होते हैं और आपके मुख्य चिकित्सक आयोग जो हैं वो भी होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं। इसी आदेश या रिक्वेस्ट के बाद में जिला प्रशासन आता है पर्टिकुलर डेज के लिए वहां की व्यवस्था संभालने के लिए। लेकिन जिस समय ये घटना कारित हुई वो सूचना की आपने व्यवस्था प्रशासन के हाथ में थी, मंदिर के दरवाजों की चाबियां प्रशासन के हाथ में थी, उनका तभी तो ये तर्क तभी तो आया ना। मंदिर के चारों तरफ आज भी आईजी के आदेश से 250 पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं। उस दिन भी थे, उनका पूरा चार्ट है जो ऑन रिकॉर्ड है। वहां पर डीएम और एसपी के सामने 2 लोग मर रहे हैं और वो बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद में मर जाने वाले व्यक्तियों के बाद में भी प्रशासन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती।
क्यों नहीं? कोई भाई किसी की मौत हुई, नहीं देखिए एफआईआर दर्ज हुई, हमारा मेरा उसके बाद में एक लीपा रजत जी, मृदुल जी देखिए, रजत जी, मृदुल जी देखिए, मैं रोक रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो दीजिए, आप दीजिएगा जवाब, अब मैं लूंगा आपसे उत्तर, इस पे निश्चित उत्तर लूंगा, लेकिन सवाल वहां पर कुल मिलाकर यह था कि प्रशासन जो जिम्मेदारी ले रहा है तभी उसे यह लगा कि इसको मैनेज करने के लिए हमें व्यापक एक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ये देखिए, मैं जो आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है और किस तरह की भीड़ है। इसी भीड़ को, भक्तों की इसी संख्या को देखते हुए अगर एक व्यवस्था बनाई जा रही है और प्रशासन इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो लेने को तैयार है, सुनिए तो वो लेने को भी तैयार है, और फिर उसमें उस जिम्मेदारी को लेने से आपको या आपके पक्ष को क्या परेशानी है? अगर कल को दुर्घटनाएं कम होती हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं, तो मुझे जवाब दीजिए। आज की डेट में भारतवर्ष में पुराने भी कॉरिडोर हैं और नए भी कॉरिडोर हैं। उन कॉरिडोरों के अंदर जब आपके पास में इतना वृहद कॉरिडोर आपने बनाया पब्लिक को स्टोर करने के लिए और एक चरणबद्ध तरीके से लाने के लिए, ये कॉरिडोर आपके तिरुपति बालाजी में भी है, वैष्णो देवी में भी है, और जो है अब आपने चारों धाम के लिए भी ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो मेरा सबमिशन ये है कि इतने बड़े कॉरिडोर होने के बाद में भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? काशी विश्वनाथ में भी जहां पर इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया, अयोध्या जी में भी जहां पर इतना बड़ा कैंपस बन गया, और उज्जैन महाकाल जी में भी। आपसे यहां पर सिर्फ इतनी बात करी जा रही है कि ये बड़े शहर हैं। वृंदावन की पूरी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है और एक कोने से दूसरा कोना, जो परिधि हम बोलते हैं, जो वो मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की है। बांके बिहारी मंदिर यमुना के किनारे पर है, 100 मीटर दूर पर यमुना है। इसी से अलायंस सप्त देवालय हैं, वो नए मंदिर नहीं है, उनका इतिहास है 500-700। नहीं, तब तो आप जो कह रहे हैं उसमें इतना जवाब दे दे कि जब आपने एक नया जिला बना दिया कुंभ के लिए, उस कुंभ की भीड़ को लेकर के पूरे भारतवर्ष की भीड़ जो है वो आपने पूरा हाथ दे करके और पूरे संसार से भीड़ बुला ली। और अब देखिए, अब हम कुछ ऐसी तक रहा, हम कुछ ऐसी चीजों को, ठीक है, तक भी रहा रजत जी, हम कुछ ऐसी चीजों की तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे कुंभ अलग चीज हो गई, मंदिर का प्रबंधन अलग हो गया। नहीं, वो कुंभ किसी की निजी संपत्ति नहीं है। 4 लोग मरे कि नहीं मरे काशी विश्वनाथ, तो उससे सवाल सरकार से पूछा गया, क्या गोस्वामी परिवार से हम सवाल पूछें कि अगर कल को दुर्घटना होती है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? बात इस चीज नहीं लेंगे है कि लेंगे या नहीं लेंगे? पहले बात समझ लीजिए, मंदिर नहीं लेंगे। चलिए, अंदर आप जो कह रहे हैं, आपका जो तर्क है, यहाँ पर 2 चीजें हैं जो आपको वही बात, आपका जो तर्क है, मैं उसको जरा समराइज कर रहा हूं। आपका जो तर्क है, प्रबंध कमेटी है, आपका जो तर्क है, हमारा सबमिशन सारा का सारा जो है वो ऑन रिकॉर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने दिया हुआ है। आपका जो तर्क है उसको मैं समराइज कर दूं एक बार जल्दी से दर्शकों के लिए कि गोस्वामी परिवार की तरफ से दावा है क्या। कुछ तथ्य हम जुटाकर लाए दर्शकों के लिए। देखिए, अध्यादेश के जरिए राज्य सरकार मंदिर पर नियंत्रण करना चाहती है, एक दावा है ये जो यहां पर भी दोहराया गया है। अध्यादेश के जरिए धार्मिक मामलों में दखल दे रही है राज्य सरकार, ये कहा गया है अदालत के अंदर। मंदिर सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, न ही राज्य का स्वामित्व वाला ट्रस्ट है। यह बात यहां पर भी आई है, हमारे प्रोग्राम में भी यह दोहराई गई है। स्वामी हरिहर दास के उत्तराधिकारी मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे हैं, ये सारी बातें कही गई। अब तो यह बात हो गई, एक तर्क हो गया। लेकिन दिनेश गोस्वामी जी अब चूंकि कह रहे थे कि आप उत्तर देना चाहते हैं, तो एक तो उत्तर दे दीजिए, और दूसरा यहाँ ये सारी समस्याओं की जड़ मंदिर में प्रबंधन का ना होना, जैसे रजत गोस्वामी कह रहे हैं, और इन्होंने हाई कोर्ट में इन्होंने खुद वो लड़ाई लड़ी है मैनेजमेंट की कि वो दोबारा बढ़ के आए, पर उसको नहीं होने दिया। पहले भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, और वो लड़ाई मैंने नहीं लड़ी, वो रजत गोस्वामी ने ही लड़ी है। और आज जो जितनी भी जो समस्या है उसका मूल कारण है प्रबंधन का ना होना। प्रबंधन मैं मानता हूं नहीं, तो मैं एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं, आप पूरी करिएगा कि आखिर जब ऐसी बात है तो उधर से विरोध क्यों हो रहा है? जब ये सब सही लग रहा है तो मान लीजिए कॉरिडोर बनना, प्रबंधन अच्छा हो जाना, उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? फिर देखिए, ये लड़ाई रजत गोस्वामी ने लड़ी है, प्रबंधन को लाने की पूरी लड़ाई रजत गोस्वामी ने लड़ी है। हाँ। आज सरकार अधिग्रहण कर रही है। आप बताइए, अगर कोई मैंने, और अब आप आइए जन्माष्टमी पर जो हादसा हुआ, रजत गोस्वामी को सारे सबूत मैंने दिए, सारे मैंने जुटाए। तो फिर लड़ाई किस बात की है? एक मिनट पूरी बात करने दीजिए। नेशनल न्यूज़ों पर, नेशनल, छोटे मोटे नहीं, मैंने भरपूर विरोध किया
डीएम का भी किया और मैंने एसएसपी यादव थे, मैंने किया भरपूर, कोई निकल के नहीं आया। निजी मंदिर कहने वाले नहीं, अपने आप को हम विषय पे आते हैं। फलारी जी, कॉरिडोर को लेके क्या आपत्ति, जब सब ठीक ही हो रहा है आपके हिसाब से, सब तो अच्छा ही है। कॉरिडोर से किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं है तो अभी तो बताओ ना। कॉरिडोर से आपत्ति है। आप कौन है? आप कौन है बताने वाले फलारी जी? जो ब्रजभूमि के मंदिर है, क्या आप उस कॉरिडोर की जद में आ रहे हैं? आप कौन है? इनको मिलना चाहिए। आप कॉरिडोर के जद में आ रहे हैं। आप कौन है फलारी जी? ये कह रहे हैं कॉरिडोर से आपत्ति नहीं है किसी को। कैसे आपत्ति नहीं है? आप वोटिंग करा लीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ, वोटिंग कराइए, वोटिंग कराइए, वोटिंग कराइए। 5 और विधानसभाओं में क्या हालत होगी देख लीजिएगा। फलारी जी, आप पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, पूजा का अधिकार, पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। कैसे बोलेंगे आप? कैसे बोलेंगे आप? पूजा का अधिकार की बात है, इन्होंने कहा पूजा का अधिकार नहीं, अभी तो गलत बात। अभी कहते हैं मंदिरों को बोलेंगे तो सुनेंगे। कॉरिडोर का आने का मेन कारण है मिसमैनेजमेंट। मैं बोलता हूँ मिसमैनेजमेंट। एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही, जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। किस तरीके का मिसमैनेजमेंट की वजह से कॉरिडोर आया, नहीं तो नहीं आता। गोस्वामी से पूछिए। नहीं, मैं बताता हूँ इसका एक, मुझे आप ये बताइए, जिस मिसमैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको एक चीज ये बताई कि 39 का सूट ये कहता है कि एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार है, ठीक है जी, अगर वो लाइन ऑफ एक्शन तैयार है तो उस लाइन ऑफ एक्शन पर वर्क करेगा या तो मंदिर प्रबंधन या वर्क करेगा सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस तरीके से देश की ऐसे आप किस तरीके की देश की संसद ऐसे हम एक दूसरे की बात नहीं सुन पाए। मिनिस्टर नहीं है तो वहां पर व्यवस्था कौन संभाल रहा है? जी, हम यहाँ पर व्यवस्था राष्ट्रपति संभालता है। दोषी है तो मिसमैनेजमेंट। एक मिनट, हम ऐसे एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। हम ऐसे देखिए, प्रश्न मैं करता हूं, आप उसका उत्तर दीजिए। सीधा प्रश्न मैं करता हूं, आप उसका उत्तर दीजिए। उधर मृदुल कांत जी प्लीज, कार्यक्रम की तरफ हम देखें। मेरा एक सवाल है बहुत, चलिए मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा, जल्दी से शॉर्ट में दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। शॉर्ट में उत्तर दीजिए मुझे शॉर्ट में उत्तर दीजिए, कॉरिडोर से आपत्ति है कि नहीं? नहीं, मतलब हाँ या ना, एक सीधा सवाल, सब लोग सुन रहे हैं, उनको भी स्पष्टता होनी चाहिए, हाँ या ना। जो कॉरिडोर बन रहा है इससे बिल्कुल आपत्ति है। आपत्ति है। कॉरिडोर से आपत्ति है? कॉरिडोर से क्या आपत्ति है आपको? कॉरिडोर से आपत्ति है कि नहीं है? कहां से लाओगे भीड़? है कि नहीं है? कहां से मैनेज? अभी ये कितनी बार कॉरिडोर से आपत्ति थी के बारे में क्या जानती है? कॉरिडोर से बोलिए 2 मिनट में अपनी मैनेज कहां से करोगे? मैं लीगल पॉइंट्स पे ये भी आऊंगा, हम सुप्रीम कोर्ट के मैटर पे हम जाएंगे, उस पे भी आएंगे, लेकिन हमें देखिए गोस्वामी परिवार का पक्ष समझना होगा। देखिए, एक ही परिवार में हमें यहाँ 2 विचार दिख रहे हैं। अब चलिए, इसे आप समाज की हमारे खूबसूरती कह लीजिए या फिर एक विवाद कह लीजिए, एक ही विषय पर विवाद है। अब सीधे हम इस पर आएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। एक तो इतिहास की बात हमने की ही, बांके बिहारी मंदिर पर इतिहास पर जरा एक नजर डालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखिए हमारी रिसर्च टीम आपके लिए लेकर आई है इस विषय से जुड़ी हुई। ब्रिटिश काल में फ्रेडरिक सोलोमन मथुरा के कलेक्टर रहे और फ्रेडरिक सोलोमन ग्राउज ने मथुराए डिस्ट्रिक्ट मेमोयर नाम की एक पुस्तक लिखी और ग्राउज ने किताब में लिखा कि बांके बिहारी मंदिर गोस्वामियों का निजी मंदिर है। इस मेमोयर में लिखा हुआ था, किताब में लिखा गया था कि 1864 में सेवायतों ने 70,000 रुपए में मंदिर बनवाया। किताब में मंदिर के बनने स्वामी हरिदास की वंशावली का भी जिक्र किया गया है। तो एक तो ये रेफरेंस हमने आपको दिया उस जमाने में क्या कहा गया था। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आज जब हम वर्तमान में प्रबंधन को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर हम देखते हैं तो ये सारे सवाल उठते हैं। अब इशिका जी आपके पास में आ रहा हूं जी। बहस के लिए तो बातें ठीक है, लेकिन हम गोस्वामी परिवार के बलिदान, योगदान और सालों तक उनकी सेवा को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? क्या सरकार ने कॉरिडोर बनाने के लिए जो तरीका अपनाया वो सही है? जी देखिए, मैं ना इस परिवार से हूँ, ना मैं उस परिवार से हूँ, ना मैं सरकार से हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ। मेरा सिर्फ एक भक्त की तरह मेरी दृष्टि रहेगी और मुझे लगता है कि हर श्रद्धालु की एक ये उसके लिए होना चाहिए कि उसकी जीवन की व्यवस्था एक गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। ये उसका राइट है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो भी भक्त वहाँ पे जाए उसको एक सेफ्टी मिले। वहाँ पे माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं। और मुझे जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि इतना भीड़ भड़क्का होता है, उससे क्या है हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, वो नहीं जाना चाह रहे हैं। हम इससे कितना बड़ा लॉस
क्रिएट कर रहे हैं वो सबको नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिए, हमारे देश की, भारत की जो यूएसपी है वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म। हम चाहते हैं, दुनिया भर से एप्पल का सीईओ हमारे पास इसलिए आता है, वो भक्ति भाव से आता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने नहीं आता है, पर हम उसके साथ क्या संदेश भेजते हैं? हम वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं बच्चों के साथ, कभी दुर्व्यवहार होता है, माताएं थकती हैं, वो परेशान होती हैं, उनको 1 सेकंड से ऊपर उनके दर्शन नहीं होते हैं, उनको धक्का दे दिया जाता है। जो अभी स्टैम्पीड वाला प्रॉब्लम आया वो तो है ही। तो मेरी प्रॉब्लम्स ये वाली हैं, आप सनातनियों को उनकी भक्ति से रोक रहे हैं। डेवलपमेंट में सबको ही मतलब बेटरमेंट मिलेगी, ये भला है। आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा ही है, सबके भला है। देखिए, तालियां भी बज गई इस बात पर। मुझे लगता है कि शायद इस पे भी हम जवाब लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लीगल, हम कानूनी, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। अब थोड़ा सा कानूनी पक्ष की हम बात कर लेते हैं। देखिए, एनके गोस्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं और हमारे साथ विष्णु शर्मा जो वकील हैं वो भी। गोस्वामी जी, पहले आप ही से सवाल मैं कर रहा हूं। अब देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये मैटर लीगली अब कोर्ट में पहुंचा है, तो इसको लेकर ही ये सवाल उठ रहा है कि जो तरीका अपनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस तरीके को लेकर ही गोस्वामी परिवार की आपत्ति है, मूल आपत्ति है। क्या ये सच है या फिर बात कुछ और है? कानूनी पेचीदगियां क्या है इस मामले? देखिए, गोस्वामी परिवार कह के आप लड़ाई को पता नहीं क्यों स्ट्रेटेजिकली मोड़ दे रहे हैं। आई डोंट नो। नहीं, गोस्वामी परिवार नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वृंदावन बांके बिहारी आप में से कितने लोग गए? नहीं, गोस्वामी परिवार क्यों नहीं है? कितने लोगों ने विजिट किया है? लेट मी कंप्लीट प्लीज। नहीं, आपने एक बात कही, मैं नहीं ऐसे नहीं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। वृंदावन में ऐसे भी मंदिर हैं जिन पर बांके बिहारी से ज्यादा भीड़ का प्रेशर है। तो ये भीड़ मैनेजमेंट कोई सिनोनिम नहीं है कॉरिडोर का। सेलेक्टिवली आपने बांके बिहारी जी को चूज कर लिया, अंग्रेज मंदिर को नहीं किया, आपने प्रेम मंदिर को नहीं किया, आपने चार धाम को नहीं किया, आपने अक्षय पात्र को नहीं किया, आपने सप्त देवालयों को छोड़ दिया। सेलेक्टिवली एक मंदिर को टारगेट करके आप बांके बिहारी आपका तर्क क्या है? क्यों सेलेक्ट किया? आपका वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आपका तर्क क्या है? क्यों सेलेक्ट किया? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, लॉजिक दीजिए कि क्यों सेलेक्ट किया? इसका आप तो कह दिया आपने कि सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्यों? जहां भी मैनेजमेंट में दिक्कत है, सरकार वहां घुसेगी। दूसरा, आपने कहा कि सरकार कोर्ट में कैसे घुसी, उनको दिक्कत है। देखिए, दैट वाज द, यू कैन रिपीट माय वर्ड, दैट वाज द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज फ्रॉड ऑन द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। दो प्राइवेट पार्टियों की लड़ाई चल रही है, सरकार बीच में घुस जाती है। इस पर पूरी तरीके से सवाल खड़े किए गए और आज का जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। श्रद्धालु कौन से आज जज साहब ने ये कह दिया, मैडम प्लीज, आज जज साहब ने ये कह दिया है कि दोस 2 लाइंस मस्ट बी डिलीटेड। दे पास द जजमेंट बिहाइंड आवर बैक। और फिर दूसरी चीज समझिए, कल परसों हाई कोर्ट ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना है कि वहां पर देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स एंड द भू माफियाज। लेकिन ये दैट इज द मेन प्रॉब्लम। नहीं, ये आप दूसरा हम इसीलिए हमने चैलेंज किया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, क्योंकि वहां कुंज गली है, वहां पर एंशिएंट टेंपल्स हैं जो बिहारी जी से भी 200 साल प्राचीन है, वहां समाधियां हैं। कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है ना, कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्शन। कुल मिलाकर एनके गोस्वामी, कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है ना, ये कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है। नहीं, किसी अधिकार का दावा नहीं है। देयर शुड बी अ वृंदावन कॉरिडोर, व्हाई नॉट। और दूसरी चीज, सरकार से मैं बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं, वक्त का पहिया किसे कब कहां कुछ ले का पता, थे कभी रथवान जो बैसाखियों तक आ गए। विष्णु शर्मा जी, आप क्या कहें? देखिए, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। बहुत सारी चीजें आप सबने रखी अपने अपने तरीके से। आज वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर की आप बात करते हैं, आप लीगल पॉइंट में देखिए, सरकार ने एक अपना सबमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि हमारे पास मंडे टू फ्राइडे वीकडेज के अंदर 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं और वीकेंड्स में हमारे पास 2.5 लाख लोग आते हैं। ये उन्होंने सबमिशन दिया है। अब आप कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और कॉरिडोर का 5 एकड़ का मतलब हो गया आपका 30,000 स्क्वायर फीट जगह। अब 30,000 स्क्वायर फीट जगह में सरकार ने ये कहा है कि हम 10,000 लोगों के बैठने की जगह है। अब 10,000 लोगों के बैठने की और खड़े होने की जगह जो भी उन्होंने की है, वीवीआईपी। अब यदि मैं अपनी बात पूरी करूंगा उसके बाद, तो 10,000 लोग अगर वहां पे खड़े होंगे तो मैं कानूनी बता रहा हूं सर, ये मैंने आपको बोला, ये सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में दिया है सरकार ने, तो ये कानूनी पहलू पे आ रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि आप, सरकार कहां गलत है, मुझे ये बता। सरकार कहां गलत है ये बता। मैं बता रहा हूं ना सर, मैं बता रहा हूं सरकार का जहां गलत है, मैं आपको एक एक पर वो बोलिए ना, वो पॉइंट बताइए ना, सरकार कहां गलत। प्लीज लेट मी कंप्लीट, देन आई विल लेट यू नो।
तो जब 2.5 लाख लोग अगर बाहर खड़े रहेंगे और 10,000 लोग कॉरिडोर में रहेंगे तो लोगों को ये लगता है कि कॉरिडोर सरकार बना रही है। ये आप समझ लीजिए भूमाफियों का एक प्रॉपर तरीके का नेक्सस काम कर रहा है वृंदावन में। ये तो फिर आरोप है, आपने कानूनी पक्ष नहीं बताया। एक दूसरी चीज आप समझिए, वृंदावन में हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि वृंदावन का जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उस मंदिर के स्ट्रक्चर में गेट और बाकी चीजों को नहीं तोड़ेंगे। वेरी वैलिड। अब आप मुझे बताइए, वृंदावन के अंदर एक बार में तो 500 आदमी दर्शन कर सकते हैं, 500 आदमी दर्शन कर सकते हैं, तो आप बाहर कॉरिडोर 5,000 आदमियों के खड़े होने का बनाइए, 10,000 का बनाइए, 2.5 लाख का बनाइए। आप 5 एकड़ में क्यों, आप 5,000 एकड़ में बनाइए। मंदिर के अंदर तो एट ए टाइम दर्शन करने के लिए सिर्फ 500 लोग ही जाएंगे, बाकी लोग तो सारे खड़े रहेंगे। मुझे लगता है देखिए, बाकी लोग खड़े रहेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें हमें समझने की जरूरत है। दुनिया के, भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें ऐसे ही होता है कि दर्शन करते वक्त कम ही लोग जाते हैं, बाहर दर्शनार्थी बड़ी संख्या में। कहीं भी चले जाइए, ऐसा कहीं नहीं है कि एक साथ हजारों लोग दर्शन करने। ठीक है, आप समझिए, पहला एक हो गया। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, मैं लौट रहा हूं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, दो पॉइंट आप समझिए, आप प्लीज अब करिए। एक इन्फॉर्मेशन है, मैं दर्शकों को बता दूं, फिर लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि हमें ये इसका कानूनी पक्ष समझना, उसमें हमें आप दोनों की मदद जरूरत पड़ेगी। और देखिए, वृंदावन जो कॉरिडोर है उसकी खासियतों के बारे में बात हो रही है, उसकी खासियत या प्रोज और कॉन्स जो भी कह लीजिए, दोनों पक्ष कह रहे हैं। क्या है खासियत, क्या कहा गया है, दावा क्या है, वो जल्दी से हम आपको बताते हैं। इसमें जो लागत लगेगी, अनुमानित लागत है, जो खर्च है, वो है लगभग 650 करोड़ का जो कॉरिडोर बनेगा, और एरिया कवर होगा 5 एकड़ का। और जो घर हैं, जो मकान है पुराने, उनका अधिग्रहण जो होगा उसकी संख्या 285 के करीब है। मुख्य सड़क मार्ग जो है वो 4 बनाई जाएंगी, 4 सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्य तौर पर सड़कों की जो चौड़ाई है वो 20 से 50 फीट तक होगी। काफी चौड़ी सड़कों का प्रपोजल है इसमें। और बांके बिहारी कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। निचली मंजिल की बात करें तो 11,300 वर्ग मीटर होगा, और ऊपरी मंजिल जो है उसका एरिया होगा 10,600 वर्ग मीटर। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर होगा। अब हम जरा इस तरफ आते हैं। अभिषेक जी, काफी देर से आपने सुना, सारे पक्ष सुने। लीगली सरकार के सामने क्या चुनौती ये पेश कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये पूरा भूमाफिया तक की बात आ गई, जमीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण तक के आरोप लग गए। तो कानूनी तौर पर यह मामला कहां उलझा हुआ है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में गोस्वामी परिवार जो है इस लीगल लड़ाई को एक प्रॉपर्टी की लड़ाई के रूप में देख रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी। बांके बिहारी जी का स्टेटस जो है वो डिटी का स्टेटस है, जो माइनर या बेनिफिशियरी का स्टेटस है, जो सेवादार हैं, हेरिडिटरी हैं, सारे लोग सेवा कर रहे हैं, उनका स्टेटस ट्रस्टी का स्टेटस है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसे कोर्ट कहती है, उनको करने का अधिकार शुरू से इन्होंने ही किया है, यही करेंगे। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में सेक्शन आर्टिकल 25 और 26 में जो है सरकार के पास पूरा अधिकार है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सारी चीज गवर्न कर सकती है सरकार, सारी चीजें गवर्न करेगी जी। अब ऑर्डिनेंस पर आते हैं। प्राइमा फेसी ऑर्डिनेंस में कोई कमी नहीं है, प्राइमा फेसी ऑर्डिनेंस में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी रहती तो प्राइमा फेसी कोर्ट उसको नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत चोरी छुपे सरकार इसमें घुसने की कोशिश कर रही है। ये तो बोलने की बात है, ये तो आपका विचार है। आप चाहते थे वाइडर कंसल्टेशन हो, हाँ, हमेशा डिजायरेबल होता है, इसमें डाउट नहीं है कि वाइडर कंसल्टेशन हमेशा डिजायरेबल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। क्यों नहीं हो पाया? डाउट नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों नहीं हो पाया? मतलब वो कंसल्टेशन क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इस बात का जवाब कि वाइडर कंसल्टेशन क्यों नहीं हो पाया, या सरकार ने सोचा कि कितने लोगों से कंसल्ट करें, क्या रेलेवेंट है। रजत जी, अब तो ये बात है कि भाई सेवा करने का अधिकार तो गोस्वामी परिवार के पास ही रहेगा। ना, ये जो आप कह रहे हैं, एक करके लेते हैं, एक करके गलत कह रहे हैं। ये जिस ऑर्डिनेंस की बात आप कर रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट को पढ़िए। ये ड्राफ्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस उन एंशिएंट टेंपल्स का भी है जो 200 साल पुराने, उन कुंज गलियों का भी है, समाधियों का भी है, एएसआई प्रोटेक्टेड टेंपल्स का भी है। You cannot desecrate them just to beautify one temple.
That is No, the- it's not that is about the beautifying one violation of temple. Article It 14. is getting on My to the dear core friend. of the place. No, no, you are That is unnecessarily the misleading the violation of people at Article large. 14. मुझे लगता है It is हिंदी में getting बोले, on to हमारे the core of the दर्शक place. It is अभिषेक जी हिंदी में हमारे दर्शक हमारे दर्शक हिंदी के हैं ओ, तो- जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोलना कि एक मंदिर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है दूसरे को नहीं, ये गलत बात है। किसी भी Sir, have you visited जगह, अगर आप वृंदावन? बनारस जाते हैं तो बनारस में जो मुख्य मंदिर है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन और काशी में बहुत अंतर है। मंदिर थे वृंदावन और काशी में देखिए आप लोग मिसप्रेजेंट करते हो। एक मैं लौट रहा हूं, मैं अपना सवाल पूछूं। पहला सवाल तो आपने जो ऑर्डिनेंस की बात करी, मैं अपना ये सवाल है पूछूं गोस्वामी। आपसे पूरा कि अगर सेवा का आप रहते नहीं, कहाँ? अगर समस्या बात नहीं, भीड़ मंदिर की हो रही नहीं, है, एक बाकी बिहारी मंदिर की हो रही है। जी एक मिनट एक एक कर ऐसे ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, किसी की आवाज नहीं कॉरिडोर जाएगी। है तो किसी ने रजत जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सेवा का अधिकार गोस्वामी परिवार के पास ही रहता है तब भी क्या आपत्ति है? कैसे? मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो ऑर्डिनेंस है आपने इसकी ड्राफ्टिंग पढ़ ली? इस ड्राफ्टिंग आप के बताइए। तहत सुन लीजिए, आपने बोला कि गोस्वामियों के जितने भी सेवा पूजा के अधिकार है वो उनके पास होगा, जबकि ये ड्राफ्टिंग के अंदर ये मेंशन है कि सरकार इसमें घुस गई है। भाई ये जो 18 लोग हैं, ये 18 लोगों का एक न्यास बना दिया गया, जिसके ऊपर आपने एक एसडीएम को बैठा दिया गया या एडीएम फॉरएवर जो भी है, सरकारी तबका है। ये 18 लोगों की नियुक्ति सरकार क्यों करेगी? किस अधिकार से करेगी? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं सरकारी अधिवक्ता कि मंदिर के अंदर एक प्राइवेट न्यास बना दिया गया, तो ये प्राइवेट कहां रह गया? 7 लोग पदेन हैं जो सरकार के सारे बड़े अधिकारी हैं। कौन ऐसा सिंगल वन पर्सन है जो डीएम और एसपी के सामने अपनी बात रख सकेगा? कौन होते हैं डीएम और एसपी इसके अंदर आने वाले? सुन लीजिए। और इसके बाद में 9 लोग। मैं समझना चाह रहा हूं आपकी बात। आपका ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत केवल और केवल पहले बाकी गोस्वामियों का उनके संवैधानिक और उसके बाद में उसी तर्ज पर जो सुप्रीम कोर्ट में 197 मंदिर के लिए सरकार ने एफिडेविट दिया है उनका भी नहीं तो इसको सरल भाषा में कहें, इसको सरल भाषा में कहें मृदुल जी कि अगर उस बोर्ड में उस जो मेंबर्स हमने बताया उसमें गोस्वामी परिवार की संख्या बढ़ जाएगी तो आपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन आएगा क्यों? बात आ जाती है सवाल ये है अगर नंबर्स बढ़ा दिए का काम मान लीजिए 2 की जगह मान मंदिरों का अधिग्रहण करना है जो जजमेंट को हथियार की गोस्वामी परिवार के सदस्य से ये बताइए, बात आ जाती है कि मंदिर हमारा, सेवायत हम, अंदर जाने के राइट हमारे, आप कौन होते हैं हमारी नियुक्ति करने वाले? दूसरी बात आप समझिए, आपका सुन लीजिए मेरी status क्या है? बात, आप सिर्फ सुन लीजिए मेरी ट्रस्टी बात। हैं। सेवा कर रहे हैं भगवान की। परंपरागत रूप से मंदिर गुरु भगवान शिष्य का, परंपरा का आप हैं सेवादार। का प्रावधान कर रहे हैं। सुन लीजिए, हमारे यहाँ मंदिर के 2016 के अंदर बाद गुरु शिष्य परंपरा की जन्माष्टमी व्यवस्था है। गई, आप कौन हमारे होते हैं को उसको तोड़ने वो लेना वाले? पड़ा। जो आप ये लोग कह रहे हैं कौन ना- होते हैं कि मंदिर के फंड्स में आप 20,000 रुपए, 20 लाख रुपए से ऊपर का जो फंड्स होगा उसको तत्कालीन सरकार से अप्रूवल कराना पड़ेगा। लड़ाई- आप बताएंगे लड़ाई कि बांके फंड्स बिहारी की है। मंदिर में तो ठाकुर रजत जी अच्छा रजत जी एक चीज नहीं उस पे हम आएंगे, उस पे हम आएंगे, हमको बताने वाले। रजत जी मृदुल जी एक चीज बताइए कि फलहारी जी और गोस्वामी जी ये आपसे इधर क्यों खड़े हैं? फिर पहली बात तो मैं मतलब आपको क्या लग रहा है कि इनको क्या लाभ मिल रहा है इसमें? रवि जी मेरे को अगर जहां तक अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट की वजह से सब मैं ये कह रहा हूं एक तर्क की बात, कॉरिडोर एक तर्क की बात है, इसका मैं इसका एक लाइन बोल देता हूं एक ही फिर उसके जगह बाद से एक ही भाव के लोग एक लाइन एक विषय पे अलग क्यों हैं? इनको क्यों लगता है कि कॉरिडोर बनेगा तो लोगों का फायदा होगा? रामायण के समय आप में उसके भी विरोध आप में सुनिए क्यों? सुनिए रामायण के समय में भी राम थे, रावण थे और एक विभीषण थे। तो आप क्या कह रहे हैं इनको? विभीषण तो हर समय रहेंगे। विभीषण कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं, आप समझिए फलहारी जी, विभीषण तो हमेशा फलहारी जी। रहेंगे। और दूसरा आगे सुनिए, आगे सुनिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर रहे। अब तो बोल लिया ना, पृथ्वीराज चौहान जैसे रहे तो पृथ्वीराज चौहान उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। सुनिए, आप सुनिए, पृथ्वीराज चौहान आप समझिए, अरे वो आप तो समझिए राम के पास हाँ जी, भाई जयचंद भी बताइए, वो तो विभीषण राम के आपने पास इतनी बढ़िया बात कही, ये क्यों खड़े हैं? अगर मुझे ये क्यों खड़े हैं? बता दीजिए, उत्तर ले लीजिए। आपने कह दिया, आपने कह क्या दिया। किसी को नहीं, ये नहीं। पता है कि इस कॉरिडोर की नींव कैसे रखी गई? और एक मिनट रुकिए 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 कॉरिडोर की नींव रखी गई? अच्छा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। काफी देर अरे फलहारी जी अरे रुकिए एक मिनट फलहारी जी काफी देर से चुप है और विभीषण ने रावण को मारा। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। और जयचंद ने क्या किया?
जयचंद ने क्या किया? नहीं ठीक है, नहीं जयचंद ने, अब आप इतिहास में इतना ज्यादा आगे मत जाइए। चलिए ठीक है, फलारी जी सुना आपने, एक मिनट, अगर सुना आपने, सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। इसके लिए काम कर रहे हैं आप, जयचंद जी सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। फलारी जी ये बताइए कि आप तो सुन, अब तो अरे जयचंद, आप विभीषण छोड़ दीजिए, जयचंद में आ जाइए। चलिए आप विभीषण की बात करो। अरे जयचंद में आ जाइए। विभीषण की बात करो। तो विभीषण को आत्मअवलोकन की आवश्यकता है। एक मिनट, आपका सवाल इतना बढ़िया सवाल कि आपने चलिए मुझे ये बताइए, दो लोग मुझे विरोध में क्यों हैं? मुझे ये बताइए, मैंने यही पूछा, यही सवाल। आपने सुन लिया कि क्या विचार है? विरोध में नहीं उनके। नहीं ठीक है, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। नहीं आपको मैंने बहुत मौका दिया, आप दूसरों को मौका दीजिए। 1 मिनट दीजिए। नहीं 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। चलिए ये विरोध ही मेरे को किया जा रहा है, इसलिए मुझको ये देना जरूरी है जवाब। मैं इनके विरोध में नहीं था। रजत गोस्वामी और हम साथ साथ लड़ाई लड़ी है, जब तक न्यास नहीं आया है हम साथ साथ थे। पूछो न्यास आने के बाद ऐसा क्या हो गया? ठीक है, आपने बोला मुझे न्यास में लो, अरे मैं उसमें पद रहना चाहता हूँ। आपने सिर्फ एक मेंबर मैं चाह रहा हूँ, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि प्रश्न उनसे हो रहा है। आपने खुद बोला है, मुझे लगता है उनको उत्तर देना चाहिए। मेरी जवाब देखिए, पूरा परिवार 400 लोगों का परिवार, आदमी औरत बच्चे, 75 दिनों से औरतें वहां पर जो है धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर कर रही हैं शांतिपूर्वक तरीके से। सरकार के लोग आकर के उनको धमका रहे हैं, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अकेले एक तरफ खड़े हो रहे हैं और ये 400 लोग गलत हैं। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है। प्रश्न ये है आपसे, ये गलत चीज है। अगर आपको प्रबंध कमेटी से कोई प्रॉब्लम थी तो रजत गोस्वामी 2016 से लेकर, अब रुके, नहीं आपको मैंने 1 मिनट दिया, आप चुप हो जाइए। हाईकोर्ट के चक्कर रजत जी इस बहस में देखिए, इस बहस में हमें व्यक्तिगत होने की जगह, रजत जी मुझसे बात करें। रजत जी 1 मिनट, दिनेश जी रुकिए। रजत जी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि रजत जी आपको नहीं पता, आपसे बैठ के बात करिए। रजत जी 2017 से किस तर्जों पर सरकार ने लोगों को भ्रमित करके ये हम विषय से भटक रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं, मैं विषय से भटक रहा हूं। हमारा विषय इससे बड़ा है, आपके व्यक्तिगत क्या विचार एक दूसरे के प्रति, उससे कहीं बड़ा विषय बांके बिहारी का है। इसलिए मैं एक लंबे समय से लिटिगेशन कर रहा हूं। 2017 से प्रबंध, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बदली है, मंदिरों के अधिग्रहण के लिए चलिए ठीक है, शुरू हो गई। ठीक है आप ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने से फर्क पड़ा। फलारी जी बहुत देर से आप चुप है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक आरोप आया कि ये पॉलिटिक्स, सरकार बदली और इस पर राजनीति तेजी से हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो एक तरीके से कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ खड़े, तो सरकार के आदमी हुए ना भाई। देखिए, हमने पहले, आप उस राजनीति का हिस्सा हुए, उनका आरोप है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें मांग की थी कि ब्रजभूमि के जितने भी मंदिर हैं सबका प्रबंधन उनके पुजारियों को रहना चाहिए, पैसा पुजारियों को लेना चाहिए। लेकिन कॉरिडोर इसलिए बनना आवश्यक है कि वहां पर रास्ते छोटे छोटे हैं, भीड़ का दबाव रहता है, इसलिए कॉरिडोर बनना। और जो सोशल मीडिया के आप कमेंट्स देख लीजिए, सभी चाहते हैं कॉरिडोर बने, क्योंकि सभी चाहते हैं वहां भक्त आराम से दर्शन करें, क्योंकि जब भीड़ का दबाव होता है, छोटे छोटे बच्चे दब जाते हैं, आदमी दब जाते हैं। चलिए ठीक है, तो अब मुझे लगता है एक समय आ गया, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम एक बार जान लेते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। जल्दी से हम ये सवाल लेंगे आपको। मैं आप सबके सामने ही सवाल, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, सीधा बताइए, सीधा बताइए, जल्दी से। बनना चाहिए। जिन भगवान ने अपनी एक बहन के केस खींचने पे या तनक वस्त्र छूने पर पूरे 2 परिवारों को नष्ट कर दिया था, वहां पर मां बहन बेटियां दब रही हैं, ये कौन सा तरीका है? बनना चाहिए। बहुत भीड़ रहती है क्या? ये वृंदावन में रहते हैं क्या? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए कॉरिडोर, बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, बहुत भीड़ होती है, हम ऐसा जा नहीं सकते। बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। सांस नहीं ले सकते आप। बनना चाहिए। 2 मिनट। हाँ जल्दी, 2 मिनट तो नहीं है, लेकिन जल्दी से बताइए। कॉरिडोर इस बात का सोल्यूशन नहीं है। न्यास बोर्ड इस बात का सोल्यूशन नहीं है। इसके सोल्यूशन और भी हैं जिस पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरफ देख रहे हैं। लेकिन कॉरिडोर बने कि ना बने ये बताइए ना। कॉरिडोर यमुना पार बनना चाहिए। चलिए, एक नया विचार सामने। अब तो यहाँ आपने सुना बहुत सारे लोग जो जाते हैं और वो अपनी एक व्यक्तिगत समस्याएं कह रहे हैं। आप बताइए।
रवि जी मैं तब बोलूंगा अगर मुझे बिना रुकावट के। नहीं आप बोलिए, आप केवल आधा मिनट दीजिएगा। बोलिए बोलिए। मैं बोलूंगा, अब 3 बार आपने मुझे अवसर दिया, तीनों बार इधर उधर से नहीं ठीक है, इस बार आपका अवसर है, बोलिए। मैं पहली बात तो ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का संस्थापक हूँ। ये गोस्वामी परिवार की लड़ाई नहीं है, ब्रज के सारे मंदिरों के सेवायत एकजुट हैं और मैं उनके प्रतिनिधि के नाते, आधिकारिक प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहता हूँ, 2014 से मैंने लगातार सरकार से लिखित में मांग की है कि मैं टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। 9 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए, मुझे आज तक बिहारी जी के पास जगह नहीं दी गई जहां मैं टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाऊं। मैं सीधे प्रश्न करता हूं, अगर सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठेंगे तो क्यों नहीं उठेंगे? सरकार ने कौन सी व्यवस्था आज तक बिहारी जी के पास की? एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स सरकार ने बनाया हो, मुझे बता दीजिए। सड़क एक मिनट मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कोई तालियों की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक पॉइंट ये काट दें, मैं मान लूंगा। वृंदावन की एक सड़क साबुत है क्या? ये जिम्मेदारी सरकार की है या हमारी है? ये वृंदावन में बिजली आती है क्या? सरकार की जिम्मेदारी है। बंदरों की समस्या खत्म कर दी क्या? यमुना जी का जो समझौता हुआ आदरणीय मोदी जी के साथ, यमुना आंदोलन से मेरे सिग्नेचर हैं। 2017 में 22 मार्च को कहा था 3 महीने में पूरा होगा। क्या सरकार ने वो यमुना जी की सफाई कर दी क्या? कौन सी सफाई? तो फिर सरकारी अधिकारी अगर अभी तक कोई काम नहीं कर पाए, नगर निगम में क्या स्थिति हो रही है? कैसे नाले भर रहे हैं? मैं आपसे कहता हूं, इसको खत्म कर रहा हूं। जहां अतिक्रमण है हटाइए सड़कों को, जहां अतिक्रमण है। जो 30 और 50 फुट की बात हो रही है, कागजों में 33 फुट की रोड है, उनको क्यों नहीं अतिक्रमण फ्री करके आप बना रहे? ऋषिका तनेजा जी, अब बात कुल मिलाकर ये है कि दूसरे भी तो बहुत सारे काम सरकार के पास पड़े थे, वो नहीं हुए, ये आरोप है। और सीधी नजर है बांके बिहारी मंदिर पर। देखिए, मैं तो बल्कि गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाऊंगी कि आप हम श्रद्धालुओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आपको इतना समय लग रहा है, अपनी जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आप पूरा नहीं कर रहे, बल्कि जल्दी करिए। कॉरिडोर उन्होंने हर जगह है, चाहे काशी विश्वनाथ, चाहे महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद, अयोध्या मंदिर के कॉरिडोर बनने के बाद कितने ज्यादा वहां का टूरिज्म और सारे लोकल लोगों को कितना ज्यादा डेवलपमेंट, उनका कितना ज्यादा फायदा हुआ आर्थिक तरीके से। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट, एक सेकंड। चुनाव हार गई इसीलिए। अरे एक सेकंड, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, चुनाव आप बोलिए, आप कैन आई प्लीज कंप्लीट? वो समर्थक बैठे हुए नहीं उत्तर मत दीजिए। दूसरी चीज, मुझे जो लगता है कि गोस्वामी परिवार की परेशानियां हैं। नहीं इस तरह के लोगों की ऐसे नहीं, वो मेहमान है, उनको बात कहने का अधिकार है। ठीक है, नहीं उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप मुझसे बात करिए। मृदुल जी, किसी सम्मानित व्यक्ति को मृदुल जी नहीं, मृदुल जी आप मुझसे बात करिए। मेरा प्रश्न, भारत की यूएसपी है तीर्थ स्थान। नहीं बैठा हुआ है, क्या बोल रहे हैं पीछे? इनको क्या पता? ये हमारा इंडिजिनस राइट है। मैं आऊंगा ना आपके पास, हमारी संस्कृति की हमारा भी राइट है, हमारा भी राइट है। जो मैं देखिए, मैं गोस्वामी परिवार की जितनी भी परेशानियां उसकी समर्थक हूँ। नहीं, आप सुनिए तो सही। बात सुने तो इतना धैर्य तो होना चाहिए ना। आपको मैंने मौका दिया, आपने कहा, अब दूसरे का नहीं, मैं सब पहले अभी बात पूरी नहीं हुई। मैं लीगली नहीं आपके साथ फाइट कर सकती। वृंदावन और अयोध्या का अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी देखिए, दो तरह के श्रद्धालु हैं। एक मिनट, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जो भी गोस्वामी परिवार की जो भी उनकी आपत्तियां हैं, मुझे लगता है सरकार को उनके लिए सही तरह से मुआवजा, जो भी उनकी परेशानियां हैं उसको देखना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने सेवा करी है, वहां पे वो भक्ति भाव से पूरा टाइम वो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 तरह के भक्त हैं। एक भक्त वो हैं जो आके जो बांके बिहारी जी का दर्शन करना चाहते हैं, और जो दूसरे भक्त हैं जो वहां पर रहते हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करना, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको सही मुआवजा मिलना, ये गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी है और उनको देना चाहिए। पर गवर्नमेंट की ड्यूटी हम भक्तों के लिए भी है, जो हम चाहते हैं कि बांके बिहारी जी के दर्शन हम प्रॉपर्ली करें। और नॉट जस्ट दर्शन, ये सिर्फ स्टैम्पीड का प्रॉब्लम नहीं है, ये वहाँ पे फायर फैसिलिटीज हो, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हो, वहाँ पे जाने के लिए फैसिलिटीज हो, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए फैसिलिटीज हो, ये हमारे लिए उनकी ड्यूटी है, वो उनको पूरी करनी चाहिए। आप सुविधा की कह रही हैं, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने, देखिए आप सुविधा की कह रही हैं, सुविधा का मतलब होता है जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना। सुविधा नहीं, मैं रक्षा की बात कर रही हूँ, लेकिन रक्षा। और इन्होंने एक और बात भी करी, एक मिनट देखिए, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी। इन्होंने बोला जयचंद, विभीषण नहीं बोला, जयचंद। अरे इसके लिए भी एक जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। नहीं, आप लोग वही रुक जाइए। इसके लिए भी मैं एक चीज का जवाब देना चाह रही हूँ। एक सेकेंड, इस जयचंद विभीषण के लिए मैं एक जवाब देना चाह
एक मिनट, मुझे नहीं, आप छोड़ दीजिए। देखिए आप देखिए, सुनिए एक मिनट, आप वकील हैं, आप रावण जयचंद इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम तो आपसे कानूनी पक्ष समझना चाहते हैं। नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि कि ऐतिहासिक उपमाओं से ही काम चलाना चाहते हैं। क्या लीगल नहीं, क्या लीगल आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। किसी को आप विभीषण कह रहे हैं, किसी को रावण कह रहे हैं। आज आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कितना अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि आप लीगल पॉइंट पे बात करिए, आप ये उपमाएं मत दीजिए प्लीज। लीगल में आप लीगल में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा कि इन एब्सेंस ऑफ बिहारी जी के जितने भी गोस्वामी हैं, अगर उनके बिहेस्ट में, उनके पीछे से अगर कोई इस तरीके का फैसला हुआ है तो वो फैसला गलत है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। दूसरा माना कि न्यास को इतनी जल्दी लाने की जरूरत क्या है सरकार को, अध्यादेश को पूरा। और तीसरा आता है कॉरिडोर के संबंध में। कॉरिडोर के संबंध में भी और बाकियों में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वो अपनी बात रखें कि उनको क्या-क्या दिक्कत है, क्या-क्या। अभिषेक जी अब इसमें नहीं पॉइंट लीजिए ना, अब नहीं वो छोड़ दीजिए, आपने लीगल पॉइंट बता, आप दूसरा लीगल पॉइंट लीजिए। नहीं अभिषेक जी प्लीज सबको उनका हक। इशिता एक मिनट रुकिए अभिषेक जी, हाँ प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। सुप्रीम कोर्ट का क्वेरीज था, हाँ सारे क्वेरीज के जवाब दिए गए। सारे क्वेरीज को डिस्पोज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी भी बना दी कि आप अपनी क्वेरीज चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉरिडोर का काम रुक जाएगा या कॉरिडोर नहीं बनेगी या किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट विल बी पुट एट अ हायर पेडेस्टल देन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज। मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉरिडोर का काम चालू हो गया क्या? नहीं, मैं आपको आपसे पूछ रहा हूं कॉरिडोर का काम चालू हो गया क्या? आपने बोला रुक जाएगा, रुकेगा तो तब जबकि कॉरिडोर का स्टार्ट हुआ हो। पहली बात आप समझिए, आप समझिए, अभी तो आप यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। देखो अभी तो देखिए नहीं, अभी तो इस पे चर्चा हम कर ही रहे हैं। अभी तो इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, अदालत में भी हो रहा है, मीडिया में भी हो रहा है, हम यहाँ मौजूद हैं हर पक्ष को समझने के लिए। लेकिन देखिए इस पूरे मैटर में सर इस पूरे मैटर में अभिषेक जी, इस पूरे मैटर में एक पक्ष ऐसा भी है जिसकी चर्चा अगर न करे तो यह बहस पूरी नहीं होगी, वो है दान दक्षिणा का, क्योंकि कई सारे सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। अब आप भी समझिए कि बांके बिहारी मंदिर को दान, अर्थनीति बांके बिहारी में दो तरह से दान आता है। क्या है इसकी पूरी इकोनॉमिक्स क्या है? तो दो तरह के दान आते हैं। अब पहला दान कौन सा है? वो गोस्वामी परिवार को जाता है, और दूसरा दान जो सीधे बांके बिहारी को जाता है। कैसे वहां दान की व्यवस्था है ये हम आपको बताते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो गोस्वामी परिवार को जो दान जाता है उसके बारे में जानिए। तो भक्त मंदिर में मूर्ति के सामने दान रखते हैं और दान गोस्वामी परिवार के उस दिन सेवा कर रहे व्यक्ति को जाता है। हर दिन 1 से 3 लाख रुपए तक का दान आता है। यह भी एक आंकड़ा आया है हमारे सामने। उत्सव के दिनों में ये संख्या बढ़ जाती है, आंकड़े बढ़ जाते हैं, 15 लाख रुपए तक भी पहुंच जाते हैं, यह भी दावा किया जाता है। अब आइए बांके बिहारी को जो सीधा दान जाता है उसके बारे में क्या जानकारी है। तो मंदिर के आंगन में 5 से ज्यादा दान पेटियां रखी गई हैं। हर महीने के आखिर में पेटियां खोली जाती हैं, सारा पैसा उसी दिन बैंक खातों में जमा हो जाता है। साल में करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। रजत जी, ये पैसे रुपए का हिसाब किताब क्या है? नहीं, ये दान है। रजत जी प्लीज चेंज, प्लीज माय रिक्वेस्ट। सुन लीजिए, कमाई नहीं है, दान है। आपने जो आंकड़ा कमाई नहीं है बिहारी जी, कोई आपने जो कमाई का वो नहीं है साधन। उसका सोर्स नहीं बताया कि गोस्वामियों के पास क्या दान आ रहा है। ऑफिशियल सोर्स बताइए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको तो पता होगा ना। पहले सुन लीजिए, आपको तो पता होगा की जानकारी गलत है। ठीक है, सही जानकारी में जो पैसा आ रहा है बिल्कुल एज पर ऑर्डर वो लेने का हमें राइट है। कोर्ट हमने कहा कि आपका राइट नहीं है। सुन लीजिए, हमने ये तो कहा क्या कि राइट नहीं है। 39 की डिग्री के तहत ये अधिकार प्रत्येक गोस्वामी परिवार को है जिसकी बारी है। रजत जी, एक मिनट रजत जी सुनिए, नहीं रजत जी सुनिए, ये अधिकार मैं आपके लिए प्रश्न रिफ्रेम कर देता हूं। आपने ये कहा कि है गुल्लक है। मैं आपके लिए प्रश्न रिफ्रेम कर देता हूं। देखिए एक तो ये दान की बात करी, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं। पहले आप स्पष्ट करिए, अगर आपको लगता है रजत जी, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी
ऐसी है जो सही करने की जरूरत, वो सही करते हुए बताइए मुझे कि क्या दान आता है, किसको आता है, किसको मिलता है, गोस्वामी परिवार को कितना जाता है, बांके बिहारी जो पूरा प्रबंधन है बांके बिहारी का जो है उसमें वो कितना जाता है। प्लीज दर्शकों को बताइए। परंपरा है, दर्शकों को बताइए। हमारे शिष्य जो उस दिन की सेवा कराते हैं, मंदिर के अंदर की जितनी भी सेवाएं होती हैं, भोग प्रसाद, ठाकुर जी के वस्त्र, पूजन इत्यादि, फूल बंगला, ये सारी चीजों का प्रतिनिधित्व शिष्यों के माध्यम से उनके गोस्वामी कराते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से। इसके रिकॉर्ड मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। सुन लीजिए मेरी बात। मैंने नहीं, वो सब हम जानते हैं। हम जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपसे चाहते हैं समझ में आ जाएगा कि जो सुन लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। उसके एवज में हमारे यजमान, हमारे शिष्य जो हमको दान देते हैं उसको लेने का अधिकार है। ये ऑर्डर है 39 का सूद का। दूसरी बात जो आपने मुझसे बोला कि मंदिर के अंदर 6 गोलकें हैं, नहीं, मंदिर के अंदर लगभग 12 से 15 गोलकें हैं, ठीक है, जो सारी ओपनली लगी हुई हैं। उसके अंदर जो पैसा आता है वो ठाकुर बांके बिहारी के नाम से जमा होता है, ठीक है। वो पैसा मंदिर के बाहर भी नहीं जाता, बैंकर्स आते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है, प्रॉपर ऑफिशियल उसकी रिकॉर्डिंग होती है। कोर्ट से जो है नियुक्त होते हैं वकील, जो वहां आकर सिग्नेचर होते हैं, संबंधित गोस्वामी होता है, पूरा रजिस्टर है 39 से लेकर के आज तक का। ये जितना पैसा जमा होता है ये डायरेक्ट ठाकुर बांके बिहारी के नाम से जाता है, ठीक है। ये पैसा बैंक में जमा हो जाता है और ये सेविंग अकाउंट में नहीं रखा जाता। ये सारा का सारा पैसा उनके एफडीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात तो हमने भी कही कि ठीक है, हो सकता है नंबर्स में हम वहां के हमारे अंतर हो की व्यवस्था, रजत जी, नंबर्स में हमारे अंतर हो, लेकिन हमने भी यही कहा। और सब चीजों का वे होता है। एक चीज रजत जी मैं भी ये कह देना चाहता हूं आपसे कि और इसका ऑडिट होता है हमें 39 से लेकर आज तक। हमें इससे हमारे यहाँ प्रबंध कमेटी या सिविल जज जूनियर डिवीजन पर हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि दान आता है, उसका उपयोग जो है बांके बिहारी मंदिर के लिए होता है, गोस्वामी परिवार को उसमें क्या, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो एक उसके माध्यम की बात कर रहे हैं। अब दिनेश गोस्वामी जी, अब एक हाँ ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए। उसने जो कहा है उसमें कहीं कोई गलत नहीं कहा है, यानी हमारी जो स्कीम है 1939 की है नहीं, उसमें हमारे पूर्वज एकदम स्पष्ट करके गए थे, एकदम स्पष्ट है उसमें कि भेंट वो प्रबंधन की होगी, जो भी प्रबंधन होगा, और जो नौछावर है वो ठाकुर जी की होगी। एक त्यागी जी आए थे जो यहाँ रिसीवर रहे हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल एकदम कैटराइज कर दिया। ठीक है, मैं आपको देखो वो नहीं बताऊंगा, विभीषण कहें चाहे जयचंद कहें, मैंने आज तक कोई अंदरूनी बात नहीं बताई है, मैंने कोई रिटर्न में समर्थन नहीं किया है। ये ठीक है, उस प्रबंधन को क्यों मारा जाता है उसके पीछे कहानी है। धमकी तो दे रहे हो कि क्या बताइए। एक मिनट आप सारे चैनलों में तो वृंदावन की और पूरे ब्रज की बुराई कर रहे हो, वृंदावन की बुराई कर रहे हो, बिहारी जी की बुराई कर रहे हो, गोस्वामी परिवार की बुराई कर रहे हो। विष्णु जी क्या छोड़ा है आपने, और उसके बाद कह रहे हो कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मैं बहुत सारी चीजें बताई नहीं, झूठ बोल रहे हो, बचाए बताने की। ठीक है, मैं देखिए मेरा इंटरेस्ट आपके एक दूसरे के प्रति क्या विचार है इस पे मेरा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है दर्शकों का भी नहीं है। आपके जो विचार है एक दूसरे के प्रति ठीक है, रखिए, उसका सम्मान है जो भी है, लेकिन हमारा मुद्दा कुछ और है आज का। अब देखिए हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं कार्यक्रम के, माफ करिएगा, हम समय चूंकि घड़ी भी भाग रही है, अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम समझे कि भाई विवाद समझ गए हम, इसमें कहां पेचीदगियां हैं कानूनी वो समझ गए हम, गोस्वामी परिवार की आपत्तियां क्या है, कॉरिडोर के पक्ष में तर्क क्या है, लेकिन अब इसका हल क्या है। मृदुल जी, नहीं एक एक करके आ रहा हूं मैं, और आपको शॉर्ट में बताना होगा, लंबी बातें। मृदुल जी पहला मैं कमेंट आपसे चाहूंगा शॉर्ट में, हल क्या है आपकी नजर में? भाई समाधान तो होना चाहिए ना, विवाद अनंत काल के लिए तो हम छोड़ नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात आपने कही रवि जी, हल सीधा है। पहले भी मंदिर जैसे जैसे दर्शनार्थी बढ़े, नई जगह पर गया, बड़ा मंदिर बनाया गया, 5 एकड़ में बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कितना भी कॉरिडोर बना लीजिए, ब्रज की गलियों में से श्रद्धालु जाएंगे, सारी गलियां वृंदावन नहीं तोड़ा। तो हल 25 एकड़ में लेकर जाइए, समाधान किनारे कुंभ मेला क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र में ले जाइए, या यमुना पर कुंभ मेला क्षेत्र में इतनी बड़ी भूमि है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि केवल 10 सेकंड की बात कहूंगा, अगर सरकार नहीं बना सकती, गोस्वामी नहीं बनाना चाहते, मैं 500 करोड़ रुपए अपने शिष्यों से लाऊंगा, अकेले बनाऊंगा, किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक मिनट, फलारी जी आपकी नजर में क्या समाधान है? ये विवाद अनंत है कि इसका समाधान है? ये समाधान यही है, गोस्वामी समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कॉरिडोर को बन जाने दें, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, उनके विचार तो लेंगे ना, जो घटनाएं होती हैं उससे सरकार पर दबाव पड़ता है, अधिकारियों पर दबाव पड़ता है, आदमी मरते हैं, दबते हैं, तो जनता में आप सर्वे करा लीजिए, 95% जनता चाहती है कॉरिडोर बने,
95% जनता चाहती है। समाधान क्या है? समाधान यही है, कॉरिडोर, रास्ते बड़े कॉरिडोर बनना चाहिए, समाधान समाधान है। गोस्वामी जी, आप एनके गोस्वामी बताइए क्या समाधान? जैसा कि सुलखान सिंह कमेटी में भी कहा गया था कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो योजनाएं उनका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। इसमें बैरिकेड्स हो सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो सकती है। आजकल जो जन्माष्टमी वगैरह मेले होते हैं उन पर एआई के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा सकती है, भीड़ कंट्रोल की जा सकती है। कॉरिडोर, मैंने पहले ही बताया, कॉरिडोर किसी भीड़ प्रबंधन का समाधान नहीं है। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, बैरिकेड। लेकिन विवाद तो कॉरिडोर बनने ना बनने को ले, तो इसका समाधान क्या है? इसका एक समाधान है कि वृंदावन कॉरिडोर पूरा बन जाए, केवल बांके बिहारी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि मतलब अब तो कानूनी लड़ाई भी चल रही है, तो क्या हल क्या निकलेगा? जो इन्होंने समाधान बताया, बड़ा अच्छा समाधान बताया, जो कि लॉन्ग टर्म का समाधान है, पर शॉर्ट टर्म में आप इसको इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो मेरे सर एक सवाल, नहीं, मैं बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल आपको एक बता रहा हूं, एक-एक करके आएंगे, हाईकोर्ट के ऑर्डर में बताया। लॉन्ग टर्म का जो सोल्यूशन ये बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन तो यही है। ठीक है, हमेशा वक्त, चलिए कहीं तो एग्रीमेंट आ रहा है ना। जी जी, बहस का उद्देश्य ही यही है। इन चीजों को मिसमैनेज भी नहीं होने दिया जा सकता। ठीक है राजा, चलिए, तो इसीलिए आपकी बात, आपकी तरफ से क्या देता हूं, ये 3 तरीके के सुझाव सुलखान सिंह रिपोर्ट में दिए थे जब 2 लोग मरे। सुलखान सिंह अपनी रिपोर्ट में ये कह के गए कि कोई गोस्वामी परिकर हमारे पास में सुझाव देने नहीं आया। झूठ बोला उन्होंने लिखित में। मेरे पास रिसीव्ड कॉपी है, आप चाहें तो चैनल को अभी भेज सकते हैं। समाधान आपकी दृष्टि में बात समझिए, ये जो समाधान आपने बताया, इसी तरीके के 3 समाधान, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। सरकार को चूंकि मंदिर पे कब्जा करना था, उन्होंने सुन लीजिए, सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, अल्पकालीन और मध्यकालीन समाधान आपकी दृष्टि में क्या है? मेरे पास समय कम है। ये बताइए, आप सरकार को 2600 करोड़ रुपए की परियोजना नव वृंदावन के नाम से यमुना के पार मार्च में बना रही है। ठीक है, ठीक, हरिद्वार की तर्ज पर आप लोगों में से सब लोग गए होंगे, किसी की गाड़ी हरिद्वार में नहीं जाती, सब गंगा पार जाती हैं। इसलिए 4 ब्रिज सैंक्शन कर लिए गए हैं। वृंदावन में जो भी गाड़ियां आएंगी यमुना के पार जाएंगी। ठीक, आप यमुना का उस तरफ का प्लांट तो उस तरफ के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। चलिए, यहां पर आ जाता है यमुना का इस तरफ का प्लांट। ठीक है, समय कम है। दिनेश गोस्वामी जी, आपका पॉइंट क्या है? जल्दी से आपका पॉइंट क्या है? समाधान को काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हो गया, मीटर दूर पर मंदिर है। अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी समय ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आई है? चलिए, आप अपना समाधान हम सुन तो ले। अब हो गया। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कॉरिडोर का समाधान सिर्फ एक मैनेजमेंट है, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट से हो, है, उसके लिए कोई जिम्मेदार संस्था होनी चाहिए। वो हमारे यहाँ थी। ये मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन है ना, सब झूठे हैं। नहीं, लेकिन आप समाधान तो बताइए। वो तो मैं समझ गया, जो भी आप कहना चाह रहे हो वो कह चुके हैं। प्रबंधन जब तक रहा है हमारा, जब गोस्वामी रहे हैं, एक भी घटना नहीं हुई, एक भी घटना नहीं हुई। हमारे मैनेजमेंट को मारा गया, हम नहीं मारा। सुनो, अगर खाली प्रबंधन कर दिया जाए, खाली प्रबंधन तो अच्छा प्रबंधन कहने का मतलब अच्छा प्रबंधन होगा। हरियाली तीज पे अभी इस प्रशासन ने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। हरियाली तीज पे एक भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। जितने भक्त बैठे हैं, आप हरियाली तीज में गए हो, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो। ठीक है, क्राउड और वृंदावन, अब आप एक भक्त के नाते आपके क्या दृष्टि में क्या है? ठाकुर जी की भूमि है, वो नष्ट ना हो। भक्त के नाते, एक दर्शनार्थी के नाते क्या है? वाला हम लोग झंडेवाला के टेंपल में भी जाते हैं, क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पे भी देखा जाता है। और सबसे पहले ना हम एक बात भूल रहे हैं कि अयोध्या मंदिर वहीं पे आया जहाँ पे आना चाहिए था। कितनी रुकावटें आई, आप हरि की लीला को समझ ही नहीं सकते। हम जितनी मर्जी बहस कर ले, होगा वही जो हरि चाहेगा, उसकी लीला को हम नहीं समझ। चलिए इसी के साथ इसी बात के साथ हम समाप्त कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम को। और देखिए, कोर्ट में चूंकि मामला है, अदालत में मामला है, तो फैसला अदालत की तरफ से आएगा। मुझे लगता है अदालत जो निर्णय करेगा हम सभी को स्वीकार होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।